नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 107 के चैप्टर नंबर 6 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा द्वितीय विश्व युद्ध, कारण और परिणाम। चैप्टर से जो प्रमुख प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए, वो प्रश्न ये बनता है कि दूसरे विश्व युद्ध के विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। ज़्यादातर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रीज़न ही पूछे जाते हैं, परिणाम बहुत कम बार पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कारणों की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी रहेगी, और परिणाम की चर्चा इस चैप्टर के पार्ट 2 में करेंगे। इससे पहले 5 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, और आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से भी जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ प्रस्तावना हमें यही बताती है कि आगे हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, कोई युद्ध अचानक रातों रात नहीं हो जाता। उस युद्ध के पीछे एक ऐसी श्रृंखला छुपी होती है जो उस युद्ध को जन्म देती है। तो यदि आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली वीडियो देखी है मेरी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो कारण रहे और जहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण शुरू हो गए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करता है जर्मनी, जहाँ जर्मनी का हिटलर 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर देगा, जिसके परिणाम था द्वितीय विश्व युद्ध का शंख बज जाएगा। और इसका अंत होगा 9 अगस्त 1945 यानी कि 9 अगस्त 1945 को जापान के ऊपर परमाणु बम गिराकर, जहाँ 6 अगस्त 1945 को यानी कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। यानी कि 1939 टू 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप था मित्र राष्ट्रों का और एक ग्रुप था ध्रुवीय राष्ट्रों का। मित्र राष्ट्रों में थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। ध्रुवीय राष्ट्रों में थे जर्मनी, जापान और इटली और इनके सहयोगी देश। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की थीम थी। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1939 टू 1945। कितने ग्रुप थे इसमें? 2 ग्रुप थे। एक और से कौन लड़ रहे थे? मित्र राष्ट्र। दूसरी ओर से कौन लड़ रहे थे? ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में मेन दोस्त कौन से थे? मेन देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, आगे चलकर यूएसए इसमें शामिल होगा, और यूएसएसआर। इसके अलावा इनके सहयोगी देश भी इनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। जबकि दूसरी तरफ से किसका गुट होगा? जर्मनी, जापान, इटली का, और बाकी जो इनके सहयोगी देश होंगे वो इनकी तरफ से लड़ेंगे। युद्ध 39 टू 45 चलेगा और करोड़ों लोग इसमें मारे जाएंगे। बात ये आती है इस युद्ध के कारण क्या थे। तो देखिए, इस युद्ध का सबसे पहला कारण था वर्साई की संधि, जो कि आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले चैप्टर में पढ़ी होगी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 टू 1918 यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इस युद्ध को जब समाप्त किया गया तो जर्मनी पर एक अपमानजनक संधि थोपी गई, जिस संधि का नाम था वर्साई की संधि। इस संधि में यह कहा गया कि भैया पूरी तरीके से जर्मनी ही जिम्मेदार है किस चीज़ का? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। जर्मनी की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, जिसकी वजह से युद्ध का खर्चा भी कौन देगा? जर्मनी, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा। जर्मनी पे इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, जर्मनी की सेना को समाप्त कर दिया गया, जर्मनी पर दुनिया भर के टैक्स थोप दिए गए, जर्मनी की मुद्रा को ख़त्म कर दिया गया। जर्मनी के जितने भी लोहे की खाने, कोयले की खानों में संसाधन भरे हुए थे, उन सबको लूट लिया गया। इवन आप जब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा जर्मनी के मवेशी यानी कि भेड़ बकरियों तक को नहीं छोड़ा गया। तो जर्मनी अपने अपमान का बदला नहीं लेगा क्या? और जर्मनी अपने अपमान का बदला लेने के लिए पोलैंड पर आक्रमण करेगा, और वहीं से शुरू होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये अपमानजनक वर्साई की संधि जर्मनी पर नहीं थोपी जाती तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। तो देखते हैं हमारी किताब क्या कहती है। तो न्याय की स्थापना के लिए, शांति की स्थापना के लिए, और शस्त्रों की होड़ को ख़त्म करने के लिए, और एक अच्छा सा विश्व बनाने के लिए 1919 में यानी कि 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस शांति सम्मेलन की स्थापना की गई। लेकिन वर्साई की जब संधि हुई तो ये संधि जर्मनी पर लागू की गई, और ये विजेता शक्तियों का एक अभिमान था। यानी कि जो विजेता थे ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने क्या करा? इसे जर्मनी पे एक अपमानित रूप से थोप दिया। इस संधि में ईमानदारी नहीं थी, क्योंकि जब कोई संधि होती है तो दोनों पक्ष आमने सामने बैठते हैं, लेकिन इस पक्ष में हारे हुए देशों को नहीं बुलाया और जीते हुए देशों ने एक तरफा निर्णय लेते हुए जर्मनी पर यह संधि थोप दी।
पेरिस शांति सम्मेलन 5 महीने तक चला और इसमें 4 बड़ी विजयी शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और अमेरिका का दबदबा रहा। पराजित देशों में से किसी को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़े गए छोटे छोटे देशों को भी छोड़ दिया गया और इन चारों देशों ने मिलकर ये संधि किस पर थोप दी? जर्मनी और उसके सहयोगी देशों पर। तो कह रहा है कि एक जो संप्रभु देश होता है, यानी संप्रभुता का मतलब होता है हर एक वो देश जो अपना निर्णय स्वयं ले सके, वो संप्रभु है। तो एक संप्रभु देश होने के नाते भी जर्मनी को ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो संधि में बैठ सके। मित्र देशों द्वारा शांति की संधि का जो ये मसौदा था, ये जर्मनी के साथ बिना बातचीत के उस पर थोप दिया गया। 7 मई 1919 का दिन जर्मनी को 3 हफ्ते के भीतर अपने सुझाव के लिए ये मसौदा दे दिया गया, यानी कि अपना एक पत्र दे दिया गया कि 3 हफ्ते के अंदर हमें जवाब दो और जवाब भी हमें हाँ में चाहिए। संधि की शर्तों की घोषणा कर दी गई और जर्मनी में नाराजगी बढ़ गई। जर्मनी ने कहा कि वो अकेले युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है। जर्मनी ने बहुत सारी आपत्तियां उठाई और उसने ये कहा कि इस संधि में कुछ बहुत जरूरी संशोधन होने चाहिए, लेकिन जर्मनी पर ध्यान नहीं दिया गया। जर्मनी पर जबरदस्ती 28 जून 1919 को हस्ताक्षर करवा लिए गए। जर्मनी ने इसे कड़ा फरमान कहा, इसे अपमानजनक संधि कहा, इसे अपना तिरस्कार कहा। उसने वर्साई की संधि पर तो हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन उसके साथ ही जर्मनी में उदय होता है हिटलर का, और यही हिटलर सेकंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनेगा। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को कारण मानते हुए वर्साई की संधि उस पर थोपी जाएगी, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जर्मनी खुद ही करेगा। वर्साई की संधि में जो मेन बातें थीं वो ये बातें थीं कि वर्साई की संधि का आर्टिकल 231 जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराता है। इसके साथ साथ वो ये कहता है कि जर्मनी ने बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड को अपना क्षेत्र देने के लिए मजबूर किया, कि जर्मनी ने जो जर्मनी के उपनिवेश हैं, यानी कि जर्मनी के जो गुलाम देश थे, वो सारे जर्मनी के छूट जाएंगे। इसके अलावा जर्मनी ने जो पहले युद्ध लड़ा था और जो उसने अल्सेस और लॉरेंस फ्रांस के क्षेत्र जीते थे, उन क्षेत्रों को भी फ्रांस को लौटा दिया जाएगा। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था कि जर्मनी ने अल्सेस और लॉरेंस, जो कि फ्रांस के 2 बड़े शहर थे, इन्हें क्या कर लिया था, इन्हें जीत लिया था। अगर आपने 12th CBSE बोर्ड से करी तो इंग्लिश में पहला चैप्टर था द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन वाला जो चैप्टर था ना, वो इससे रिलेटेड था कि किस प्रकार से जर्मनी की सेनाओं ने किसको हरा दिया, फ्रांस की सेनाओं को हरा दिया, और फिर क्या कर लिया, इसके 2 क्षेत्रों में अल्सेस और लॉरेंस पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। तो बिल्कुल यहाँ पर सीन हुआ कि जो पहले के अल्सेस लॉरेंस थे वो फ्रांस को वापस लौटा दिए गए। इसके अलावा चीन में, प्रशांत महासागर में और अफ्रीका में जितने भी जर्मनी के उपनिवेश थे, वो सारे उपनिवेश, वो सारे गुलाम देश इन जीते हुए देशों ने छीन लिए। यानी कि वर्साई की संधि की पहली बात क्या थी, भैया जर्मनी युद्ध का दोषी है। दूसरी बात क्या की थी, जर्मनी के जितने भी गुलाम देश हैं वो उससे छीन लो और हम आपस में बांट लेंगे। तीसरी बात क्या की, जर्मनी की सेना को कम कर दिया गया कि जर्मनी अब जो अपनी बड़ी सेना इसने बढ़ा रखी है, इसकी जो नेवी है, इसकी जो आर्मी है, इसकी संख्या कम कर दो। इसके अलावा वर्साई की संधि ने पूरे के पूरे यूरोप की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया और उसमें से जर्मनी की सीमाओं को बहुत कम कर दिया। तो ऐसे में यूरोप में कहीं ना कहीं वर्साई की संधि ने अस्थिरता पैदा कर दी। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी कई अरब रुपए का भुगतान करेगा, जिसमें कुल क्षतिपूर्ति ये बताई गई कि लगभग 1 लाख टन सोने के बराबर, और जबकि 1 टन का मतलब होता है 1000 किलो। यानी कि इतना सोना देना पड़ेगा जर्मनी को, तब जाके युद्ध की भरपाई होगी, क्योंकि युद्ध भी तो चला था 1914 से 18 तक, करोड़ों लोग मारे गए, उन सबका नुकसान की भरपाई कौन करेगा, जर्मनी। फ्रांस और ब्रिटेन इस शांति की संधि के लिए जिम्मेदार थे। फ्रांस जर्मनी को ना नीचा दिखाना चाहता था, क्योंकि जो पिछली हार हुई थी फ्रांस की जर्मनी से, वो उसका क्या लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने इस संधि की आलोचना की है, जैसे कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड किन्स ने कहा कि जर्मनी इतनी सारी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कर पाएगा, भाई कोई भी नहीं कर पाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने भी ये कहा कि भैया 1929 में जो मंदी आई है उसका कारण यही है कि जर्मनी भुगतान नहीं कर पाया, क्योंकि 1929 की इतनी तगड़ी मंदी आई थी जिसने पूरे विश्व को झकझोर दिया था। इसी प्रकार से तो जब ये मान लिया गया कि जर्मनी इतनी बड़ी रकम की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगा, तो आगे चलकर इस ऋण को कम कर दिया गया, जिसके लिए डावोस योजना
और युवा योजना बनाई गई और ये कहा गया कि 112 बिलियन गोल्ड मार्क तक इस ऋण को घटा दिया गया और बाकी के बाकी पैसों को ये कह दिया गया कि जर्मनी भरेगा। तो आप इतनी अपमानजनक एक तरफा संधि किसी पर भी थोपेंगे तो उसका प्रतिकार तो करेगा ही करेगा। तो वर्साई की संधि की संक्षेप में बात की जाए तो वर्साई की संधि ने जर्मनी को अपमानित किया, तिरस्कृत किया। तो ऐसे में बदला लेने की बारी किसकी थी? जर्मनी की। हिटलर एक ऐसी सेंट्रल पावर बन जाएगा जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए लीडरशिप करेगा और इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत में जो वर्साई की संधि हुई, इस संधि ने पूरी तरीके से जर्मनी को अपमानित करा पूरे विश्व की नज़रों में। परिणाम ये हुआ कि अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए जर्मनी फिर से हथियारों को उठाएगा और ये हथियारों को जो बिगुल बजेगा, यहीं से शुरुआत होगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। दूसरा कारण होगा लीग ऑफ नेशंस की विफलता या फिर सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की विफलता। देखिए मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये माना गया कि ऐसे बड़े युद्ध नहीं होने चाहिए जिससे ना बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है, क्योंकि अगर हमें शासन करना है तो नागरिकों का जिंदा रहना भी तो जरूरी है। अगर नागरिक खत्म हो गए तो शासन कौन करेगा? तो इसलिए पूरे विश्व में शांति की स्थापना के लिए एक संगठन बनाया गया और इस संगठन का नाम था लीग ऑफ नेशंस या फिर राष्ट्र संघ। इस संगठन का उद्देश्य यही था कि भाई दो देशों में अगर युद्ध होता है तो उसे वहीं कहीं खत्म कर दो और अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करो। लेकिन राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों में असफल हो गया। इसने अपनी प्रतिज्ञा पत्र में ये बात तो लिखी कि कोई भी दो देशों में युद्ध होगा तो सबसे पहले उसे शांति से समझाया जाएगा और अगर वो देश शांति से नहीं माने तो उनके खिलाफ फिर लीग ऑफ नेशंस खुद युद्ध लड़ेगा और उनके शांति स्थापित करेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें छोटे छोटे देशों से रिलेटेड थी। जैसे आजकल यूएनओ है, आज पूरे विश्व की राजनीति किसके आसपास घूमते हैं? यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 45 में हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो यूएनओ का काम क्या है? पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। लेकिन यूएनओ शांति कब स्थापित करता है? जब छोटे देशों में युद्ध हो। जब युद्ध में रूस और यूक्रेन होते तो रूस को कुछ नहीं कह सकता यूएनओ। अमेरिका जब कहीं पर हमला कर देगा तो अमेरिका कुछ नहीं कहता यूएनओ। ऐसे जब लीग ऑफ नेशंस बना ना, तो ये लीग ऑफ नेशन केवल छोटे छोटे देशों के लिए बना, बड़े बड़े देशों ने इसे फॉलो ही नहीं किया, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन वो नहीं कर पाया जिसके लिए उसे बनाया गया था। तो यहां पर लिखा हुआ है कि युद्ध के बीच के वर्षों में यह साबित हो गया कि लीग एक बड़ी शक्ति पर अप्रभावी है। जैसा कि चीन के खिलाफ आक्रामकता की जब शुरुआत होगी जापान द्वारा, यानी कि जापान जब चीन पर आक्रमण करेगा तो लीग ऑफ नेशंस जब उस जापान को रोकेगा तो जापान पता है क्या कहेगा कि जा मैं तेरे अंदर ही नहीं हूँ। यानी कि जापान लीग से अपना नाता तोड़ लेगा और कहेगा अगर मैं लीग के साथ नहीं हूँ तो लीग का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यानी कि जापान जब चीन पर आक्रमण करेगा तो लीग ऑफ नेशंस उसे मना करेगा, लेकिन जापान क्या करेगा? जापान मंचूरिया पर हमला कर देगा चीन के और बदले में लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाएगा, जापान को नहीं रोक पाएगा। इसी प्रकार से इटली 1935 में अबिसीनिया पर हमला कर देगा, उसे हराएगा, उस पर कब्जा कर लेगा, लेकिन लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाएगा। लीग ऑफ नेशंस इटली पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों से उसे कोई फायदा नहीं होगा, इटली आगे बढ़ता ही चला जाएगा। इसी प्रकार से आगे और भी कुछ वर्णन किए गए हैं लाइक दैट। वर्साई की संधि की जितनी भी सैनिक शर्तें होंगी वो सब जर्मनी भी तोड़ देगा। लोकार्नो की जो संधि हुई थी उसे भी तोड़ देगा। ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लेगा, चेकोस्लोवाकिया को तहस नहस कर देगा। तो इस प्रकार से जो बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही थी, इसमें लीग ऑफ नेशंस की जो हिस्सेदारी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि छोटे छोटे युद्ध बड़े युद्ध का निर्माण ना करें। तो कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो कारण था उसमें पहला कारण वर्साई की संधि और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ की, और माफ़ कीजिएगा राष्ट्र संघ की, यानी कि लीग ऑफ नेशंस की असफलता। अगर लीग ऑफ नेशंस अपना कार्य अच्छे से करता, ईमानदारी से करता, बड़े बड़े देशों पर नियंत्रण स्थापित करता, तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। तीसरा कारण था निरस्त्रीकरण की विफलता। देखिए निरस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है कि आप अब अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि अगर विश्व में देखिए अगर हम अस्त्र और शस्त्र बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अगर पूरी दुनिया में अस्त्र शस्त्र ना हो तो युद्ध होंगे क्या? तो आज भी यूएनओ भी यही कहता है, आज हर देश कहता है परमाणु नहीं बनाएंगे, लेकिन आए दिन हम क्या देखते हैं, कोई परमाणु मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब कहने की बात है, सब कागजों में लिखी हुई है, होता कुछ है नहीं। तो सेम यहाँ पर भी हुआ निरस्त्रीकरण की विफलता। पेरिस शांति सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई थी कि विश्व की शांति जब भी सुरक्षित हो सकती है जब सेनाओं को घटाया जाए और हथियारों को नष्ट किया जाए। हथियारों की कमी के लिए राष्ट्रसंघ को जिम्मेदारी सौंपी गई कि पूरे विश्व में ऐसे हथियार नहीं बनने चाहिए जो विश्व के लिए खतरा हों। 1920 में एक अस्थायी मिक्स्ड आयोग की नियुक्ति की गई, हालांकि आयोग कोई भी काम नहीं कर पाया।
फ्रांस ने शुरुआत में इस चीज़ पर जोर दिया कि हथियारों का निर्माण नहीं होगा और इसके लिए परिपरेटरी आयोग की स्थापना भी की गई, ये कमीशन बनाया गया। अंत में बहुत तैयारी के बाद भी एक सम्मेलन बुलाया गया फरवरी 1932 में, जेनेवा समझौता, लेकिन फिर भी ये समझौता भी कुछ नहीं कर पाया और लगातार अस्त्र शस्त्र का निर्माण होने लगा। अक्टूबर 1933 में जर्मनी ने घोषणा करी कि वह निरस्त्रीकरण का सम्मेलन और राष्ट्र संघ दोनों को छोड़ रहा है। वो कह रहा ना तो मैं इस संधि को मानता और ना ही लीग ऑफ नेशंस को मानता। और उसने बड़े पैमाने पर क्या करा, वर्साई की संधि को भी तोड़ दिया, पेरिस संधि को भी तोड़ दिया और बड़ी मात्रा में क्या करा, उसने सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। किसके नेतृत्व में? हिटलर के नेतृत्व में, जो कि हमने फांसीवाद वाले चैप्टर में पढ़ा भी था, फांसीवाद नाजीवाद में, जहाँ इटली में मुसोलिनी होगा और जर्मनी में हिटलर। तो उस वीडियो को जरूर देखिए आप। अगला है विश्व आर्थिक संकट। 1929 में अमेरिका में मंदी की शुरुआत हुई और देखते ही देखते ये मंदी पूरे विश्व में फैल गई। भाई साहब, लाखों करोड़ों लोग क्या हुए, बेरोजगार हुए, अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से गिर गई। ये संकट कोई छोटा मोटा संकट नहीं था कि जिसे हम किताबों में पढ़ रहे हैं, ये इतना बड़ा संकट था जिससे सभी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इवन जर्मनी तो बहुत तेज़ी से प्रभावित हुआ, लगभग 7 लाख लोग वहाँ बेरोजगार हो गए। जर्मनी ने कहा भाई मैं क्षतिपूर्ति नहीं दे पाऊंगा, यानी कि जो पैसा मैं देता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा। और इसी दौरान तानाशाही उभरी किसकी? एडोल्फ हिटलर की, जो आगे चलकर जर्मनी में चांसलर बन गया। उसने वहाँ की सेना पर, वहाँ पे संसद पे कब्जा कर लिया और धीरे धीरे इस अराजकता का फायदा उठाया और दूसरे विश्व युद्ध के लिए ये माना गया जो इसका तरीका था फांसीवादी, ये बहुत ज़्यादा बड़ा कारण था दूसरे विश्व युद्ध का। अब दूसरा विश्व युद्ध अपनी संध्या पर आ चुका है, वो शाम आ ही गई है जहाँ दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। तो दूसरे विश्व युद्ध में रोम, बर्लिन और टोक्यो का जो एकीकरण होगा ये बहुत बड़ा कारण बनेगा। रोम कहाँ पर है? इटली की राजधानी। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। टोक्यो कहाँ है? जापान में। यानी कि जब हम रोम, बर्लिन और टोक्यो की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जर्मनी, इटली और जापान की। जहाँ पहले विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों में था, वहीं दूसरे विश्व युद्ध में इटली धुरी राष्ट्रों में हो जाएगा। यानी कि जहाँ पहले विश्व युद्ध में इटली जर्मनी के विरुद्ध लड़ेगा, वहीं दूसरे विश्व युद्ध में इटली जो है वो जर्मनी के साथ होकर लड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली को वो फायदा नहीं मिला जो इटली को फायदा मिलना चाहिए था। तो ऐसे में जर्मनी, जापान, इटली का एक गठबंधन हो जाएगा। 1936-1937 के दौरान इसके लिए एक संधि की जाएगी, जिस संधि का नाम होगा एंटी कॉमिंटन संधि। इस संधि के तहत ये तीनों देश एक साथ हो जाएंगे और ये साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ावा देंगे, अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देंगे। ये छोटे छोटे देशों पर कब्जा कर लेंगे। चीन, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, पोलैंड जैसे कमज़ोर देशों को पीड़ित करेंगे। यहाँ की जनता को बहुत बुरी तरीके से मारा जाएगा और इनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाएगा। इधर फ्रांस ने और इंग्लैंड ने पोलैंड को ये वचन दे रखा था, भैया तेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने उसका उतना साथ नहीं दिया जितना साथ उसे देना चाहिए था, जैसे कि वर्तमान में यूक्रेन को वो साथ नहीं मिल पा रहा जो उसे मिलना चाहिए। लेकिन आगे चलकर जब और क्षेत्रों पर आक्रमण होगा, जर्मनी पावरफुल एक शक्ति बनने की ओर आगे बढ़ेगा, तब ब्रिटेन और फ्रांस एक हो जाएंगे और वो जर्मनी पर हमला करेंगे और यहीं से शुरू हो जाएगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगला जो समस्या थी, अगला जो सबसे बड़ा कारण था दूसरे विश्व युद्ध का, वो था अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, जिनकी संख्या कम होती है। पहले विश्व युद्ध के बाद जो शांति समझौता हुआ उसमें यह कहा गया कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं, युद्ध के दौरान जितने भी लोग पीड़ित हुए, जिनकी देखभाल नहीं हो पाई, उन सब के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक सिद्धांत दिया, जिनमें देखिए अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है। देखिए युद्ध के दौरान बहुत सारे लोग दूसरे देशों में भी भाग भाग के गए होंगे। अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है जिनकी संख्या वैसे वास्तव में क्या हो, कम हो। तो हर देश में माइनॉरिटीज़ होते हैं, जैसे हमारे देश में सिख, ईसाई माइनॉरिटीज़ में आते हैं, बौद्ध, जैन माइनॉरिटीज़ में आते हैं, यानी कि अल्पसंख्यकों में आते हैं। श्रीलंका में तमिल जो हैं वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं अल्पसंख्यक, यानी कि जर्मन अल्पसंख्यक, पोलैंड के, चेकोस्लोवाकिया के, इन सभी के अल्पसंख्यक जो थे, इनके अधिकारों की बात की गई, लेकिन इन्हें वो अधिकार नहीं मिल पाए जितने अधिकार मिलने चाहिए थे। पोलैंड और रोमानिया की बात की जाए तो यहाँ पर रूस के लोग अल्पसंख्यक थे। पेरिस सम्मेलन के समाप्त होने के बाद भी लगभग 7.5 लाख जर्मन विदेशी शासन के अधीन थे। हिटलर ने स्थिति का शोषण किया और चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड में जर्मनी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन के नाम पर इन देशों पर हमला किया। यानी कि हिटलर ने इल्जाम लगाया कि पोलैंड के लोग जर्मनी के लोगों का शोषण कर रहे हैं, चेकोस्लोवाकिया के लोग जर्मनी के लोगों का शोषण कर रहे हैं, अंततः मैं उन लोगों को आज़ाद करवाने के लिए आक्रमण कर रहा हूँ। यानी कि अपने आप को लीगल ठहराने के लिए वो आक्रमण करता है।
तो इसी वजह से अल्पसंख्यकों की जो समस्या थी, अपने लोगों की जो समस्या थी, ये आक्रमण का एक बहुत बड़ा कारण बन गई। इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति। तो जब एक तरफ जर्मनी में नाजीवाद उठ रहा था और इटली में फांसीवाद उठ रहा था, तो ब्रिटेन पता है इसको सपोर्ट कर रहा था शुरुआत में, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में पहले कितनी महाशक्तियाँ थी, दो, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस। इन दोनों ने लगभग ब्रिटेन ने 54 देशों को अपना गुलाम बना रखा था और फ्रांस ने लगभग 34 देशों को अपना गुलाम बना रखा था। तो ऐसे में ये दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के विरोध में रहती थी ज़्यादातर। इनके आपस में कई लंबे लंबे युद्ध चले हैं। एक बार तो यूरोप में 7 साल का युद्ध, इनका सप्तवर्षीय युद्ध चला था, जो कि आगे चैप्टर में या फिर आपके पास अगर हिस्ट्री है तो शायद आपने पढ़ा भी हो। तो ऐसे में ब्रिटेन इन देशों में चिल्ल पैदा कर रहा था, कहाँ पर, इटली में और जर्मनी में, ताकि वो फ्रांस के विरुद्ध हो जाएं। लेकिन जब ये दोनों देश पावरफुल होने लगे तो ब्रिटेन ये भी नहीं चाहता था कि फ्रांस के अलावा कोई तीसरी शक्ति यूरोप में पैदा हो जो उसके क्षेत्रों को कब्जा करे। इसलिए फिर ब्रिटेन और फ्रांस एक हो जाते हैं और वो इन्हें फिर क्या करते हैं, इनके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जहाँ ब्रिटेन और फ्रांस पहले एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि कोई तीसरी महाशक्ति पैदा ना हो। तो इसलिए पहले तो वो सपोर्ट करेंगे और फिर बाद में एक हो जाएंगे और फिर लड़ाई करेंगे। इसे ही हम क्या कहेंगे, ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो यही बनेगा कि जहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की नीतियों में दरार आई, दोनों एक दूसरे के विरोध में हो गए। ऐसे में ब्रिटेन की जो विदेश नीति थी, ब्रिटेन को ये डर था कि फ्रांस अगर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया तो उसके लिए खतरा बन जाएगा। तो ऐसे में जब जर्मनी में हिटलर सत्ता में आया और इटली में मुसोलिनी ने तानाशाह को बढ़ाया, तो ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटेन ने पहले तो इन्हें सपोर्ट किया, जर्मनी की मदद करी। फिर जब उसने देखा कि इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले रहे हैं, तो उसने पता क्या करा, तुरंत ही फ्रांस के करीब चला गया और उसने कहा कि जर्मनी के खिलाफ सहायता करनी होगी मुझे फ्रांस की। तो ऐसे में इनकी जो नीतियाँ थी ये जो बदली, इसे तुष्टीकरण की नीति कहा गया। कहीं ना कहीं इसने युद्ध को बढ़ावा दिया। अगली बात है पोलैंड पर जर्मनी का हमला, यानी कि युद्ध का तत्कालिक कारण था पोलैंड पर हमला। तो युद्ध का सबसे स्पष्ट और तत्कालिक कारण था 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। और किताब में लिखा तो नहीं है, लेकिन जब आप बड़े बड़े राइटर्स की किताब पढ़ोगे तो पता जाएगा कि इस हमले में हिटलर ने 1 लाख लोगों को मारता पोलैंड के। उसका ये कहना था कि ज़मीन मेरी, यहाँ के लोग नहीं। इससे पहले जब सोवियत संघ के साथ इंग्लैंड और फ्रांस का गठबंधन था तो ये सारे प्रयास विफल हो गए थे। हिटलर ने स्टालिन के साथ एक आक्रामक नीति की थी। मैं आपको समझाता हूँ क्या था। जर्मनी में शासन किसका था, हिटलर का, और रूस यानी कि सोवियत संघ में शासन किसका था, स्टालिन का। तो रूस ने और जर्मनी ने एक संधि कर रखी थी कि अगर जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करेगा तो रूस इसके खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेगा, यानी कि पहले इन दोनों की शांति संधि थी। और ब्रिटेन और फ्रांस की शांति संधि थी। तो ऐसे में क्या हुआ, जब पोलैंड पर वो आक्रमण करेगा तो सोवियत संघ ना इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि शुरुआत में युद्ध में नहीं आएगा सोवियत संघ। शुरुआत में ना इटली और जर्मनी मिलकर धुआंधार लपेटेंगे ब्रिटेन और फ्रांस को, लेकिन बाद में अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में शामिल होंगे, तब निर्णय पलट जाएगा। तो युद्ध का तत्कालिक कारण क्या होगा, एक गुप्त संधि होगी इनके बीच में और ये कहा जाएगा कि पोलैंड पर आक्रमण होगा तो सोवियत संघ उसमें हमला नहीं करेगा। तो ऐसे में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है और परिणाम ये होता है कि पोलैंड की मदद करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस इस युद्ध में उतर जाते हैं और यहीं से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ तो पोलैंड नष्ट हो रहा था, दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस इस युद्ध की तैयारी कर रहे थे और फाइनली युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इस युद्ध में किस प्रकार से कत्लेआम मचेगा, इस युद्ध में अंत तक हिटलर कैसे लड़ेगा और आत्महत्या कर लेगा, इस युद्ध में जापान की एंट्री कैसे होगी, ये सब बातें हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जहां हम ये जानेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना पावरफुल होते हुए भी जर्मनी, जापान, इटली कैसे हार गए। क्या जापान द्वारा अमेरिका पर हमला करना उसकी एक भूल थी और अमेरिका ने क्यों जापान पर परमाणु हमले किए। युद्ध के बाद किस प्रकार से ब्रिटेन और फ्रांस एक शक्ति नहीं रह गए, बल्कि अमेरिका और सोवियत संघ एक बड़ी महाशक्ति बन गए। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।